नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य। आज हम लोग बात करेंगे क्रियाकाल के पार्ट 2 के बारे में। अर्थात इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में बात किया था कि क्रियाकाल किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ सामान्य देखा था चिकित्सा, काल का मीनिंग था अवसर अर्थात चिकित्सा का अवसर। यहाँ पर हम लोगों ने क्रियाकाल को अच्छे से डिफाइन किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि क्रियाकाल के कितने भेद होते हैं अर्थात कितने स्टेजेस होते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्रियाकाल के टोटल 6 भेद की बात किया था अर्थात 6 प्रकार की बात किया था। उसको हम लोगों ने स्टेजेस नाम दिया था अर्थात एक एक स्टेज को बढ़ते जाएंगे और एक एक जिस स्टेज में पेशेंट हम लोग के पास आएगा उस स्टेज या उस भेद पे हम लोग चिकित्सा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्रियाकाल का जो हम लोगों ने प्रथम क्रियाकाल में हम लोगों ने जो उसका जो 6 भेद की बात किया था। 6 भेद में हम लोगों ने पहला भेद अर्थात प्रथम प्रकार का संचय अवस्था था प्रथम क्रियाकाल की बात कर चुके थे। प्रथम क्रियाकाल में हम लोगों ने बात किया था कि जो दोष है स्वस्थान में अपनी वृद्धि हो रही थी अर्थात प्रथम क्रियाकाल को हम लोग संचय अवस्था या चय अवस्था बोलते हैं। संचय कहाँ होता है? दोषों का अपने स्थान में या स्वस्थान में वृद्धि होना ही ये संचय अवस्था होती है। अगर हम लोग बात करें कि अगर व्यक्ति कोई भी रोगी अगर संचय की अवस्था में अगर क्लिनिक में या डॉक्टर के पास आता है, वैद्य के पास आता है, तो उस कंडीशंस में अगर संचय का जो भी कारण है, जिन कारणों से जो दोष संचय हो रहे थे अपने स्थान में, अगर उन कारणों का निवारण कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग द्वितीय क्रियाकाल उसके सेकेंड स्टेज या एडवांस स्टेज में नहीं पेशेंट जाएगा और प्रथम क्रियाकाल के बाद ही जो रोगी है, व्यक्ति है, वो ठीक हो जाएगा। अगर व्यक्ति या रोगी उस अपने प्रथम क्रियाकाल में अगर जिसकी वजह से जो दोष बढ़ रहे हैं अगर वो कंटिन्यू उसका सेवन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने सेकेंड स्टेज में बढ़ जाता है। अर्थात हम अब बात करेंगे आज के नए लेक्चर के बारे में द्वितीय क्रियाकाल अर्थात प्रकोपावस्था। तो दूसरा जो स्टेज था अर्थात जो दूसरा भेद था प्रकोपावस्था, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम अर्थात संचय की अवस्था की बात किया था प्रथम क्रियाकाल। अब द्वितीय क्रियाकाल की बात करेंगे तो द्वितीय क्रियाकाल अर्थात प्रकोपावस्था के बारे में बात करेंगे। तो संचय के बाद की कंडीशंस क्या होती है? प्रकोप की अवस्था होती है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है प्रकोप अवस्था में। तो प्रकोप को जो प्रकोप है इसको अष्टांग हृदय ने अर्थात वाग्भट ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो क्या बोला है? कोपस्तु उन्मार्गामिता। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कोपस्तु, कोप मतलब प्रकोप, उन्मार्गामिता अर्थात जो दोष हैं अपने स्थान में वृद्धि होकर वो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कोपस्तु उन्मार्गामिता अर्थात वातादि दोषों का अर्थात वात पित्त कफ आदि दोषों का जो उन्मार्ग गमन होता है। तो यहाँ दिया है ना कोपस्तु उन्मार्गामिता। उन्मार्गामिता मीन्स जो उनके मार्ग होते मार्ग से इधर उधर भागना उसको बोलते हैं उन्मार्गामिता। वातादि दोषों का जो उन्मार्ग गमन होता है वह प्रकोप कहलाता है। तो बहुत सुंदर डिफिनीशन है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। अर्थात इस अवस्था में दोषों के अपने अपने लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। हम लोगों ने प्रथम क्रियाकाल में देखा कि दोष जो है अपने स्थान में उनकी मात्रा बढ़ रही थी, चय हो रहा था, संचय हो रहा था, उनका कलेक्शन हो रहा था। लेकिन द्वितीय क्रियाकाल में क्या होता है? उनका क्या हो रहा है कि अपने स्थान में संचय होने के बाद ये अपने स्थान से इधर उधर यत्र तत्र भागने की कोशिश करने लगते हैं, उन्मार्गामी हो जाते हैं। इसलिए बोला गया कोपस्तु उन्मार्गामिता। और यह बोला गया है कि दोष अपने अपने लक्षण भी उत्पन्न करने लगते हैं अर्थात वात वृद्धि के जो लक्षण होते हैं, पित्त वृद्धि के लक्षण होते हैं और कफ वृद्धि के लक्षण। अगर जिस दोष की वृद्धि होगी, जिस दोष को उन्मार्गामिता, उसी के अकॉर्डिंग इसके लक्षण भी यहाँ पर प्रकट होने लगते हैं। फिर देखते हैं इसके पश्चात यदि दोष अपने अपने स्थान में रहकर साम्य अवस्था में आ जाए और विकार उत्पन्न न करे तब इस अवस्था विशेष को समन या शम कहते हैं। तो कहने का मतलब जो सामान्य अवस्था में जो नेचुरली जो होता रहता है बॉडी में अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू नाइट जो जनरली होता है। हम लोग बात करते हैं कि जैसे दिन में क्या होता है? दिन में अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग दोष की इक्विलिब्रियम होती है। अर्थात जैसे कहते हैं मॉर्निंग कंडीशंस में कफ की वृद्धि होती है, दोपहर के समय जो होता है पित्त की वृद्धि होती है और शाम को वात की वृद्धि होती है। ये एक समय के बाद नॉर्मली समन हो जाता है। तो कह रहा है कि दोष बढ़ जरूर रहे हैं, उन्मार्गामी जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कह रहा है इसके पश्चात यदि दोष अपने ही स्थान में रहकर साम्यावस्था में आ जाए और विकार उत्पन्न न करे
तब इस अवस्था को इस अवस्था विशेष को समन या सम कहते हैं। तो ये बात हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। यदि दोषों की संचयावस्था में, तो क्लियर कट कहा गया है कि जो पहली अवस्था थी, जो प्रथम भेद था संचयावस्था, यदि दोषों की संचयावस्था में चिकित्सा न की जाए तो, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो दोषों का प्रकोप होना स्वाभाविक है। अर्थात प्रकोपित दोषों का उन्मादगामी होना। अगर संचय की अवस्था में अगर रोगी की या दोष की चिकित्सा नहीं की गई है तो क्या होगा, जो दोष प्रकोपित हो रहे थे, जो दोष जो है संचित हो रहे थे, वो प्रकोपित होकर प्रकोपित दोषों का उन्मादगामी होना। उन्मादगामी होंगे तो दोषों का अपना अपना लक्षण प्रकट करेंगे। उन्मादगामी होने के बाद हर एक दोष अपने अपने लक्षण को प्रकट करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्रकोपित दोषों की यदि चिकित्सा न की जाए, अगर इस सेकेंड स्टेज में प्रकोपित दोषों की चिकित्सा न की जाए तो रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब फर्दर ये स्टेज में जाते हैं, फर्दर स्टेजेज में जाएंगे तो रोग उत्पन्न करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि स्वाभाविक रूप से हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि वात का जो वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है, जैसे इस समय वर्षा ऋतु चल रही है तो इस समय वात स्वाभाविक रूप से बढ़ी होती है, तो वात का वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है। पित्त का शरद ऋतु में पित्त का स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है, और बसंत में कफ का स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है। ये स्वाभाविक रूप से प्रकोप शरीर में या जो शरीर में ऑटोमेटिक चलता रहता है, और ये स्वाभाविक रूप से इसका समन भी होता है। ये विशेष करके रोग उत्पन्न नहीं करते। यदि इस बात को ध्यान देना है कि अगर वर्षा ऋतु में वात का स्वाभाविक रूप से प्रकोप रहता है शरीर में, अगर वातवर्धक आहार विहार कर लिया जाए, इस समय वातवर्धक आहार विहार कर लिया जाए तो कहीं न कहीं वात जन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उसी तरह से शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त जो है प्रकोप रहता है। यदि शरद ऋतु में पित्त जन्य आहार विहार का सेवन कर लिया जाए तो कहीं न कहीं पित्त जन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए शरद ऋतु में जो है पैत्तिक आहार विहार का सेवन का निषेध है। तो जिस ऋतु में जिसका स्वाभाविक रूप से प्रकोप है, उस ऋतु में उसका स्वाभाविक रूप से उसको बढ़ाने वाले सेवन का निषेध किया गया है। अब बात करते हैं दोषों के प्रकोप के लक्षण। मान लीजिए कि कैसे पहचानेंगे कि दोष प्रकोपित हो गए हैं। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे वात के प्रकोपित दोष के लक्षण, पित्त के प्रकोपित दोष के लक्षण और कफ दोष के प्रकोपित होने के लक्षण क्या है। वात के प्रकोपित होने के लक्षण देखेंगे कोष्ठ तोद। कोष्ठ का मतलब होता है कि जो कैविटीज़ होती हैं, तोद का मतलब होता है सुई जैसी चुभने से पीड़ा। जैसे अगर हम बात करें कि एब्डोमिनल रीजन में, तो सुई के चुभने जैसी पीड़ा होगी, वहाँ ये वात के लक्षण होता है। साथ ही साथ संचरण, वायु की गति या डिफरेंट ध्वनियाँ सुनाई देना एब्डोमिनल रीजन में, इसको बोलते हैं संचरण। कोष्ठ तोड़ संचरण। पित्त के अगर प्रकोप होगा तो वहाँ पर देखेंगे अम्लिका का मतलब मुख में क्या हो जाएगा, जैसे खट्टापन महसूस होना। पिपासा, बहुत ही प्यास लगेगी। और परिदाह, मुख में जलन होगा। तो ये पित्त के कहीं न कहीं प्रकोप के लक्षण हैं। उसके बाद देखेंगे कफ के प्रकोप के लक्षण क्या होगा, अन्न द्वेष। कफ प्रकोप का लक्षण हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या मंदाग्नि की वजह से क्या होगा, अन्न से द्वेष होगा, खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो देखिए उसको कहते हैं अन्न द्वेष। हृदयोत्क्लेद अर्थात हृदय से उत्क्लेद उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि किस दोष का प्रकोपावस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो इस तरह से हम लोग द्वितीय क्रियाकाल अर्थात प्रकोपावस्था की बात कर लेते हैं। अब आते हैं तृतीय क्रियाकाल। तृतीय क्रियाकाल अर्थात प्रसरावस्था। तृतीय क्रियाकाल को हम लोग प्रसर अवस्था बोलते हैं। अगर हम लोग द्वितीय क्रियाकाल अर्थात प्रकोपावस्था की कंडीशंस में अगर रोगी हमारे पास नहीं आता है, फिर भी वो उसी के अकॉर्डिंग उस दोष के वर्धक आहार विहार का सेवन करता है, तो कहीं न कहीं जो रोग होता है वो तृतीय क्रियाकाल में प्रवेश कर जाता है। अर्थात व्यक्ति अगर इस स्टेज में हम लोग को आता है तृतीय काल में, तो हमें इस स्टेज पे चिकित्सा करनी है। अगर द्वितीय क्रियाकाल में अगर चिकित्सा नहीं की गई है तो व्यक्ति का जो स्टेजेस है या रोग है वो आगे बढ़ जाएगा, तृतीय क्रियाकाल में एंट्री कर जाएगा। तो तृतीय क्रियाकाल के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रसरावस्था। तो हम लोग देखते हैं ना कि श्लोक हम लोग कहा था कि याद करना है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम। तो प्रसर तीसरा जो होता है प्रसर अवस्था होती है। तो प्रसर अर्थात संचय प्रकोप प्रसर, इसको तीनों को करने के बाद हम एक समराइज कर लेंगे कि संचय प्रकोप प्रसर को कैसे समझाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर प्रसर की अवस्था। प्रसर का जो सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है फैलना। प्रसर का सामान्य अर्थ होता है फैलना, फैल जाना।
अर्थात इस अवस्था में प्रकोपित दोष प्रसर कर, इस अवस्था में प्रकोपित दोष, जो दोष प्रकोपित थे इससे पहले स्टेज में, वो प्रसर कर अर्थात फैल कर सर्व शरीर में पहुँचते। सर्व शरीर पहुँचने का मतलब कि जिस स्थान में सभी अंग प्रत्यंगों में पहुँच जाते हैं। फिर देखेंगे उसके बाद यदि दोषों का प्रकोपावस्था में समन न किया जाए, तो यहाँ पर देखेंगे इससे पहले की स्टेज ही बता रहा है कि यदि दोषों का प्रकोपावस्था में समन न किया गया, अगर सेकंड स्टेज में चिकित्सा नहीं की गई, समन नहीं किया गया है, तो प्रकोपित दोष एक स्थान से चलकर स्रोतों के द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं, अर्थात स्रोतों के द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं, अर्थात प्रसरावस्था में स्थिति में आ जाते हैं, तृतीय क्रियाकाल में एंट्री कर जाते हैं। यही बात हम लोग भी कह रहे हैं बार बार, इसलिए यह अवस्था प्रसरावस्था कहलाती है, क्योंकि इसमें फैल जाते हैं स्रोतों के माध्यम से, इसलिए प्रसरावस्था कहलाती है। देखेंगे प्रसर की अवस्था को अर्थात प्रसर को आचार्य चक्रपाणी ने कैसे समझाया है। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। ये उदाहरण है कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर पिष्ठी और किण्वन को, पिष्ठी अर्थात चावल आदि से बने पदार्थ को पिष्ठी कहते हैं, और किण्व जल, किण्व मतलब कि जो जैसे हम लोग दूध से दही जमाना होता तो कहते हैं थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं या ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट मतलब जो भी ईस्ट होता है, एक फंगस है, इसको ईस्ट डाल देते हैं या फिर खमीर डाल देते हैं या सूरा बीज डाल देंगे, अर्थात पिष्टी प्लस किण्व जल अर्थात ईस्ट खमीर सूरा बीज, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। फर्मेंटेशन में होता क्या है, फर्मेंटेशन में देखते हैं कि जैसे हम सिंपली देखते हैं कि किसी आटे को या मैदे को रख दें या किसी ब्रेड को रख दें, तो ब्रेड को रखने के बाद देखते हैं उसमें फंगस उग जाते हैं। सिंपली ये कह रहा है कि फर्मेंटेशन हो रहा है तो वहाँ पर CO2 गैस निकलती है, और उस गैस निकलने की वजह से उस स्ट्रक्चर्स में पोर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्मेंटेशन होने की वजह से जल आदि पदार्थ चारों ओर फैल जाते हैं, अर्थात किसी पात्र में, कोई एक पात्र है उसको एक पूरा लेवल कर देंगे पिष्टी और किण्व जल को, तो क्या होगा, फर्मेंटेशन के बाद बिल्कुल फूल जाएगा। इसका मतलब वो पात्र से बाहर निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रसर की अवस्था को उन्होंने ये समझाया है कि किसी पात्र में अगर पिष्टी और किण्व जल को या ईस्ट खमीर सूरा बीज को डाल के रख देंगे तो वहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। तो उससे क्या होगा कि ये पिष्टी प्लस जो जल है वो चारों तरफ फैल जाएगा, उस पात्र के चारों तरफ फैल जाएगा। उन्होंने इसको समझाया है। अब देखते हैं कि उसी प्रकार, मतलब जिस प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसी प्रकार दोष भी उफान युक्त होकर सर्व शरीर में फैल जाते हैं। फिर देखेंगे प्रसर के लिए वायु मुख्य कारण होता है। तो प्रसर के लिए जो भी या प्रसर अवस्था के लिए कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए वात दोष को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बोला गया है, क्योंकि वात का जो रजोगुण होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके प्रसर अवस्था के लिए। आइए देखते हैं कि प्रसर के जो भेद की बात करते हैं। अब सुश्रुत ने प्रसर के 15 भेद या प्रकार के बारे में बोला है। तो ये सुश्रुत ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुश्रुत ने प्रसर के कितने भेद बोले हैं, तो 15 भेद या प्रकार के बारे में ये MCQ में क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर देखेंगे प्रसरावस्था में दोषों के लक्षण। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि दोषों का प्रसर अवस्था, कौन से दोष का प्रसर अवस्था हुआ है, किस दोष का संचय हुआ, किसका प्रकोप हुआ, किस दोष का प्रसर हुआ। तो यहाँ हम लोग एक एक स्टेज में पढ़ते आ रहे थे। देखेंगे प्रसर अवस्था में वात का जब प्रसर होगा तब बीमार गमन होगा, तो अर्थात इधर उधर दोष भागेंगे। आटोप होगा अर्थात उसमें शब्द सुनाई देंगे। फिर देखेंगे पित्त के प्रकोप से क्या, पित्त के प्रसर अवस्था में कौन कौन से लक्षण होंगे, ओस चोस परिदाह, धूमायन मतलब धुएं जैसी प्रवृत्ति होना, परिदाह मतलब दाह उत्पन्न होना। और कफ के प्रसर अवस्था में देखेंगे लक्षण क्या होंगे, अरोचक अर्थात रुचि न उत्पन्न होना, अविपाक पाचन न होना, अंगसाद साद मतलब होता है दर्द अर्थात शरीर में दर्द होना। अब यहाँ पर हम लोग तीनों स्टेजों का अर्थात 3 संचय प्रकोप प्रसर को एक छोटे से एग्जाम्पल में घृत से समझाएंगे। तो देखेंगे संचय की अवस्था जो प्रथम क्रियाकाल थी, अगर उसको समझना तो जमा हुआ घृत, जमे हुए घृत को हम लोग क्या कहते हैं कि संचय की अवस्था है। उस जमे हुए घृत को थोड़ी सी अगर हिट दें तो क्या होगा, हल्का सा पिघलता है। तो वो जो थोड़ा पिघल रहा है वो स्टेज कौन सी है, वो प्रकोप की अवस्था है। प्रकोप की अवस्था में क्या होता है, अपने स्थान पर जो होते हैं वो इधर उधर अनुगामी हो रहे थे, तो प्रकोप की अवस्था में पिघलता हुआ घृत जो है प्रकोप अवस्था का एग्जाम्पल से समझाएंगे। अब फिर देखेंगे जब घृत को बहुत अधिक गर्म कर देंगे, बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तो बहुत अधिक इधर उधर छटकता है। तो कह रहा है
अधिक गर्म जो घृत होता है, इधर उधर उछलता हुआ घृत होता है, उसको हम लोग प्रसर की अवस्था मानते हैं। तो इस तरह से हम संचय, प्रकोप, प्रसर को घृत के एग्जाम्पल से तीनों को समझा सकते हैं। अब बात करेंगे चतुर्थ क्रियाकाल, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एमसीक्यू आपका बनना ही बनना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ चौथे क्रियाकाल से बनना ही बनना है आपके पेपरों में। तो देखेंगे चतुर्थ क्रियाकाल किसको कहते हैं? स्थान संश्रय। स्थान संश्रय को हम लोग चतुर्थ क्रियाकाल कहते हैं। स्थान संश्रय को देखेंगे चक्रपाणी ने किस तरह से डिफाइन किया है। स्थान संश्रयम इति दोष दूष से संश्रय, अर्थात दोष एवं दूष्य का संश्रय या एकत्र होना ही स्थान संश्रय है। अर्थात दोष और दूष्य का संश्रय अर्थात एकत्र होना। तो दोष और दूष्य क्या होते हैं? दोष क्या होते हैं? दोष होते हैं वात पित्त कफ। दूष्य क्या होते हैं? धातुएं होती है, अर्थात जो दोषों का जो शरीर में गमन होता है वो धातुओं के माध्यम से होता है, धातुओं की तरफ होता है या धातुओं के थ्रू होता है, धातुओं के रास्ते से वो पास होते हैं दोष। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एकत्र हो जाते हैं, दोष और दूष एक जगह पे एकत्र हो जाते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्थान संश्रय। संश्रय मतलब इकट्ठा होना, कलेक्ट हो जाना। तो यहाँ पर देखेंगे कि सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने कुछ स्थान संश्रय की ही तरह एक टर्म दिया है, दोष दूष्य समूर्छना। प्रश्न पूछा जाता है कि दोष दूष्य समूर्छना किस क्रियाकाल में होता है? तो आंसर होगा आपका चतुर्थ क्रियाकाल। पूछा जाएगा स्थान संश्रय किस क्रियाकाल में होता है, तो प्रश्न आंसर होगा चतुर्थ क्रियाकाल। देखेंगे यहाँ पर दोष दूष्य समूर्छना का श्लोक है। यहाँ पर देखेंगे कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग ख वैगुण्याद व्याधिस्तत्र उपजायते। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य सुश्रुत ने दोष दूष्य समूर्छना को एक्सप्लेन किया है। ये श्लोक आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के हर एग्ज़ाम में डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को याद करना होता है और इसको लिखना होता है। तो याद कर लीजिएगा इस श्लोक को, दोष दूष्य समूर्छना का श्लोक है कि कुपित हुए दोष, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, अर्थात जो कुपित हुए दोष संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते रहते हैं। कुपित हुए दोष संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते रहते हैं। यत्र ख वैगुण्याद यत्र संग, और उनका ये जब ये कुपित हुए दोष एक स्थान पर रुकते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, अर्थात कुपित हुए दोष सर्व शरीर में जब परिधावता मतलब कि दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परिसंचरण करते हैं। यत्र संग, उनका जब संग होता है, संग मतलब होता है रुकावट, संग का मतलब होता है जब वो रुक जाते हैं, उनका कब रुकेंगे? जब उनके रास्ते में ख वैगुण्याद आएगा, अर्थात जिस पाथवे से, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ पर कोई हिंड्रेंस आ जाए। मान लीजिए कोई रास्ते में आप जा रहे हो, रास्ते बिल्कुल क्लियर है तो आप आराम से निकल जाओगे, रास्ते पे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, उस रास्ते को आसानी से पार कर लोगे, उस सफ़र को, यात्रा को। अगर मान लीजिए उस रास्ते में बहुत ही कंकड़ पत्थर है तो आपको बहुत ही बाधा उत्पन्न होगी, हो सकता है आपको चोट लग जाए। तो जो कंकड़ पत्थर है या ईंट पत्थर है रास्ते में, वो आपके लिए क्या है? वो एक तरह से ख वैगुण्याद है। ख वैगुण्याद अर्थात जो पाथवे प्रॉपर नहीं है। ख वैगुण्याद, ख का मतलब होता है रास्ता, खाली स्थान जहाँ पर दोष संचरित कर रहे हैं, जहाँ पर दोष गति कर रहे हैं। वैगुण मतलब दोषों, उस रास्ते का, ख मतलब रास्ते का, पाथवे का, विगुण होना मतलब कि उस रास्ते में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही, उसको बोलते हैं ख वैगुण्याद। उसी वजह से व्याधि उत्पन्न होती, व्याधिस्तत्र उपजायते। तो ये दोष दूष्य समूर्छना का एग्जाम्पल है, एक तरह से श्लोक है। यहाँ देखेंगे संग का अर्थ तो दोषों का स्थिर होना। संग मतलब होता है दोषों का रुकना। जब हम रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते पे चलते कब रुकते हैं? देखते हैं कि सामने ईंट पत्थर, बहुत बड़ा सा पत्थर है या छोटा सा पत्थर, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, हम रुक जाते हैं। तो कह रहा है संग मतलब दोषों का स्थिर होना, रुकना। और ख वैगुण्य का मतलब दोषों के मार्ग में बाधा या रुकावट। तो बाधा और रुकावट हमारे मार्ग में अगर जैसे ईंट पत्थर होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो ख अर्थात जो रास्ता है, पाथवे है दोषों का, उसमें कोई न कोई विगुणता आती है, उसको बोलते हैं ख वैगुण। देखेंगे यहाँ पर स्थान संश्रय दोष दूष्य समूर्छना। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि स्थान संश्रय दोष दूष्य समूर्छना ये व्याधि के पूर्व रूप का लक्षण होता है। ये जो भी पढ़ रहे हैं, ये चतुर्थ क्रियाकाल, ये पूर्व रूप व्याधि के उत्पन्न होने के जस्ट पहले की अवस्था है। ये जो चतुर्थ क्रियाकाल है, व्याधि
के उत्पन्न होने की जस्ट पहले की अवस्था, उसको बोलते हैं पूर्व रूप। रूप का मतलब होता है लक्षण, लक्षण का मतलब व्याधि, ठीक है ना। तो व्याधि के जस्ट पहले की अवस्था होती है चतुर्थ क्रियाकाल या स्थान संचय या दोष दोष समूर्छना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूर्व रूप को डिफाइन सुश्रुत ने बहुत अच्छे से किया है। स्थान संसृण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यत लिंगम पूर्व रूपम तद उच्यते। अर्थात जो स्थान संसरित, जो प्रकोपित दोष, जो प्रकोपित दोष संपूर्ण शरीर में जो एक तरह से दौड़ रहे थे, जिनका संचरण हो रहा था, लेकिन स्थान संसर्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ख बैगुड़ों की वजह से स्थान संसर्ग हो गया, वो रुक गए, उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न हो गई। स्थान संसर्ग क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम, ये प्रकोपित दोष जो होते हैं ये भविष्य, भावी व्याधि मतलब भविष्य में होने वाली व्याधि को उत्पन्न करते हैं या बताने वाले होते हैं। दोषा कुर्वन्ति यत लिंगम पुरुरूपम तद उच्यते, उसे पुरुरूप कहते हैं। अर्थात भावी व्याधि अर्थात भविष्य में होने वाली व्याधि का ज्ञान कराने वाले लिंग अर्थात लक्षण को पूर्व रूप कहते हैं। तो चतुर्थ क्रियाकाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे शार्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। शार्ट नोट में भी डायरेक्ट चतुर्थ क्रियाकाल दे सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पूर्व रूप किस क्रियाकाल में उत्पन्न होता है, या स्थान संचय किस क्रियाकाल में होता है, या दोष दोष समूर्छना किस क्रियाकाल में होता है।